रिट्रीट में जहाँ पे पहुँच पाओगे तो कुछ तो मतलब मेजर शिफ्ट होगा ऐसा। ये तो सब सेमिनार वर्कशॉप छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो मेजर शिफ्ट है वो तो वहीं पे हो सकता है। क्योंकि क्या है ना कि ये छोटी छोटी चेंजेस में हमारा भी कोई बड़ा फायदा नहीं होता है देखने को चाहे तो। हम जैसे रोज प्रेयर मेडिटेशन हीलिंग करते हैं, छोटा छोटा जो भी करते हैं पूजा पाठ, लेकिन जैसे ये बड़े बड़े गणपति के फेस्टिवल आते हैं, नवरात्रि आती है, ये दशहरा, ऐसे दिवाली, तो इतना दिनों का फेस्टिवल्स क्यों होता है? ताकि मेजर शिफ्ट आए, ऐसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कुछ फेस्टिवल हम अपने सोल के लिए क्रिएट करें और ऐसे रिट्रीट में जाए। कुछ भगवान ने अपने क्रिएट किए, कुछ लोगों ने अपने क्रिएट किए, लेकिन कुछ हमें अपने क्रिएट करने पड़ेंगे, एक पॉज देना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में। और जैसे हम पॉज देते हैं उसके बाद एक मेजर शिफ्ट शुरू होता है। तो आज जो लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, उसके बारे में 10-15 मिनट हम समझते हैं कि लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है। बिकॉज हमें स्कूल का लेवल पता रहता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है कि नहीं? ऐसा एक लेवल हमें पता होता है, सोल्स के लेवल्स हमें पता होते हैं। तो वैसे स्पिरिचुअलिटी का भी ये लेवल होता है, और वो लेवल कनेक्टेड टू द माइंड होता है, बॉडी से कनेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉडी के ये लेवल पे हम ये लेवल की स्पिरिचुअलिटी पे, ऐसे कभी नहीं बोल सकते, है ना? क्योंकि आप देखोगे कुछ छोटे बच्चे हैं वो कितने हाई स्पिरिचुअल रहते हैं, उनकी बॉडी लेवल देखो, उनकी एज देखो, है ना? और कुछ हम देखते हैं इतने बड़े बड़े लोग हैं 90 की एज तक भी पहुंचते हैं और 1% भी स्पिरिचुअलिटी झलकती नहीं है उनकी लाइफ में, तो वो भी नहीं बोल सकते हम। तो लेवल कैसे पता चलेगा कि हम, पहले तो टाइप्स ऑफ लेवल कौन से हैं और कैसे पता चलेगा उसको जानना है। तो इसलिए भगवान ने शायद मनुष्य जन्म दिया है, क्योंकि जहाँ पे हमारे साथ एक माइंड है ना? तो उसको समझने के लिए हम कहेंगे कि हमारे कल एक्चुअली 6 बजे का टॉक बहुत अच्छा था, आप जाके सुनना, शायद अपलोड भी हुआ होगा, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी करके, है ना? तो उसमें कल हमने बहुत अच्छे से ये बात समझाई थी कि 3 टाइप की इंटेलिजेंसी होती है, एक माइंड, एक ब्रेन, एक सोल इंटेलिजेंसी होती है। जो माइंड की इंटेलिजेंसी होती है उसमें हम डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील बनते हैं, LLB लेते हैं, ये सारी माइंड इंटेलिजेंसी, जहाँ पे लॉजिकल माइंड बहुत चलता है हमारा, राइट? एनालिसिस बहुत चलते हैं, जहाँ पे जजमेंट्स बहुत होते हैं। ब्रेन का एक इंटेलिजेंस होता है, बहुत कम लोग को पता है, और उसमें 2 टाइप में डिवाइड होते हैं ब्रेन में। एक प्योर 5 सेंसेशंस वाले लोग होते हैं जो बहुत विजुअल होते हैं, ऑडिटरी होते हैं, किनेस्थेटिक होते हैं, और एक स्पिरिचुअली जिनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूटिव या साइकिक एबिलिटी वाले कहते हैं, वो भी एक इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये जो सेकंड टाइप के जो लोग हैं ब्रेन इंटेलिजेंट वाले ना, उनका शायद माइंड इतना नहीं चलता है, लेकिन सेंसिटिव बहुत होते हैं, समझ में बहुत आता है इनको कहाँ पे क्या चल रहा है करके। और काफ़ी बार जो माइंड इंटेलिजेंट वाले होते हैं ना, उनके शायद ब्रेन इतने शार्प नहीं होते, इतने सेंसेस उनके पावरफुल नहीं होते। थर्ड टाइप का जो इंटेलिजेंसी होता है दैट इज सोल इंटेलिजेंसी। उसमें ये ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आप ब्रह्म कुमारी की दादी को देखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? वो अपने आश्रम में रहते हैं, अपने भक्तों के साथ रहते हैं, बाहर क्या चल रहा है, क्या बिजनेस चल रहा है, क्या शेयर मार्केट चल रहा है, क्या राइट्स चल रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो अपनी ही सोल की एक स्पिरिचुअल लेवल पे वो रहते हैं करके, समझ में आ रहा है कि नहीं? काफ़ी ऐसे बड़े बड़े संत साधु हैं जो मतलब मौन व्रत लेके बैठे रहते हैं, या काफ़ी लोग हिमालय पे बैठे रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि नीचे की दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है करके। मतलब उन्हें तो ये कोरोना का भी नहीं पता होगा कि बीच में ये 2 साल कोरोना आया और चला गया। वो सोल इंटेलिजेंसी वाले लोग होते हैं। अब हमारी टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसी लेवल से जुड़े हैं कि जैसे जैसे आप अपने लॉजिकल माइंड को धीरे धीरे सेटिस्फाई करते हो, तो आपका एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप आगे जाते हो। मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, डाउट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं जितना भी दिमाग लगाती हूँ ना, उससे कुछ अलग ही होता है, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है।
मैं सोचती कुछ हूँ और होता कुछ है। आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? है ना, मैंने ये सोचा था इसके बारे में, मैंने अपने बारे में ये सोचा था, लेकिन होता है स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होता है कि वो सोचती है मेरे साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स कुछ अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, हस्बैंड कुछ अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं और कुछ लाइफ अलग ही जाती है, तो कोई लॉजिक ही काम नहीं करता है फीमेल्स की लाइफ में। मेल्स भी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मैं इतनी पढ़ाई करूँ, ऐसी डिग्री लूँ, फिर मैं ऐसा जॉब करूँगा, फिर बाद में शादी करूँगा, फिर मेरे ऐसी घर गृहस्थी चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उनके जो भी लॉजिकल चीज़ें होती हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, वो कुछ उस हिसाब से नहीं चलते जैसे उन्होंने सोच के रखा रहता। कोई टारगेट कभी पूरा नहीं होता है उनका। अब होता कहाँ पे है इशू, नॉर्मली जहाँ पे लोग एक ही लेवल की स्पिरिचुअलिटी से चलते हैं, वो दूसरे स्पिरिचुअलिटी लेवल पे जंप नहीं करते। वो जंप इसलिए नहीं करते, इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी कुछ करते हो ना, उसके बाद बहुत जल्दी जजमेंटल बन जाते हो। आप कहते हो बस मैंने इस चीज़ का अनुभव ले लिया है। जैसे आप ऐसे बोलते हो मैंने ले लिया है, मतलब आप वहाँ पे पूर्ण विराम करते हो, एक फुल स्टॉप मारते हो कि बस मैंने बहुत योगा सीख लिया, मैंने बहुत मेडिटेशन कर लिया, कुछ नहीं होता है, मैंने देख लिया, या होता है तो इतना ही होता है, इसके आगे मेरा कुछ होता नहीं है, या आपने उसको पूर्ण विराम कर दिया, फुल स्टॉप डाल दिया करके, राइट। तो कभी भी है ना, मैं एक आपको एडवाइस देता हूँ स्पिरिचुअलिटी में, आप कितने भी पुराने साधक हो, कितनी भी पुरानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो ना, हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सोचना ये आपका फर्स्ट डे है, ये आपका फर्स्ट मोमेंट है, ये हमेशा सोचना। कभी भी ऐसे मत सोचना मैं 2 साल से प्रे कर रही हूँ, 4 साल से हीलिंग कर रही हूँ, 10 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, 15 साल से योगा कर रही हूँ। तो ये जो ड्यूरेशन आप जब डिफाइन करते हो ना, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसमें एक फुल स्टॉप लेके आते हो या कहीं एक स्टेगनेंट हो जाते हो करके। तो ऐसा कभी मत करना। ऐसे सोचो मैं आज ही स्टार्ट किया, आज ये मेरा पहला दिन है, तो कभी आप थकोगे नहीं, है ना। मतलब अगर मैं 10 साल से योगा कर रहा हूँ और अगर आज मैं भी सुबह 5 बजे योगा करने बैठा, तो मुझे ये सोचना चाहिए आज ये मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं एकदम फ्रेशली करूँगा। आप देखते हो जब फ्रेशली चीज़ होती है, अगर आपकी कोई नई गाड़ी आती है तो आप उसको कैसे डील करते हो, है ना। कोई एक नया कपड़ा पहन के लाते हो मार्केट से, तो आप टैग निकालते हो, टैग निकाल के पहनते हो, तो कैसे आपका लुक होता है, आपका एक एटीट्यूड कैसे आता है कि अरे आज पहली बार मैंने ये पहना है, कितना फ्रेश कपड़ा है, इसे ट्राई कर रहा हूँ। अब कपड़ा धो के जाता है, आयरन होके जाता है, फिर पहनते हो, तो वो फ्रेशनेस आपको नहीं लगती जो पहली बार आपने पहना था। इज इट राइट और राइट? तो फर्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है मतलब लॉजिक को ब्रेक करना, ये फर्स्ट लेवल का है। सेकेंड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी होती है जहाँ पे आप अपने ब्रेन के सेंसेस को समझने की कोशिश करते हो कि मुझे कौन से मोमेंट में कैसा फील हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मुझे क्या फील हुआ। लेकिन ये फील ही तक चाहिए, फील इमोशन में नहीं जाने चाहिए और उसमें जजमेंट में नहीं जाना चाहिए। डिफरेंस समझ रहे हैं कि मुझे फील हुआ कि हाँ मुझे अच्छा लगा, अब इसके बाद मेरे क्या इमोशन उसके साथ जुड़ गए, मैं क्या अटैच्ड हो गई या मैं उसके साथ क्या कंक्लूजन पे आई, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो फिर वो आप वापस अटक जाओगे। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पे आप अपने ब्रेन के सेंसेशंस को समझते हो करके, राइट। तीसरा लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का है जहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ती है, जहाँ पे आपको इंट्यूशन होता है कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है, आज उसके साथ ऐसा होने वाला है, आज ये लॉस में जाएगा, आज ये प्रॉफिट में जाएगा, आज इसकी डेथ मुझे लग रही है, आज इसका एक्सीडेंट होने वाला है। दैट इज द साइकिक एबिलिटी, दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब आप बहुत अच्छे डीप लेवल पे जाते हो ना, तब ये चीज़ें एक्टिवेट होती है ना। आपको आभास होता है, आप बोलते हैं ना आज मुझे लग रहा है कि आज का दिन में ये ऐसा होने वाला है, तो दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको टेलीपैथी होती है कि आज कोई आने वाला है करके, समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट्स द थर्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फोर्थ लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप टोटली सोल लेवल पे होते हो, आपको लॉजिकल माइंड से कुछ लेना देना नहीं और आपको कोई सेंसेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप बस अपनी धुन में रहते हो। दैट इज जैसे मीराबाई थी, स्वामी विवेकानंद थे, या तो शारदा देवी थी, या तो मदर टेरेसा थी। ये लोग कहाँ किस लोगों के साथ रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, इन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता। दैट इज द फोर्थ लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
वो सोल लेवल की स्पिरिचुअलिटी होती है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। प्रॉब्लम सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड लेवल पे होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सेकेंड एंड थर्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे होता है, जहाँ पे अपना सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बीच में आता है। हम समझने ब्रेन को जा रहे हैं और माइंड बीच में आ रहा है करके अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते जा रहे हैं। हमारी फाइल्स ओपन होती है, हमारा संचय थोड़ा था, अब प्रारंभ थोड़ा था और अब प्रारंभ बढ़ गया, क्योंकि आपने बहुत सारी एक्सेलरेशन दे दिया है करके। इज इट राइट? आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में है और आप 20 की स्पीड से चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में और आप 80 की स्पीड से चला रहे हो, तो क्या होगा मुझे बताओ? हाँ, फ्रैक्शन ज्यादा होगा ना, मतलब इंजन को कितना टेंशन होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? पेट्रोल कितना जाएगा, बिकॉज आप फर्स्ट गियर में एक्सेलरेशन ज्यादा दे रहे हो। तो आप देखते हो कि गाड़ी में दो कांटे होते हैं, एक स्पीडोमीटर के होता है और एक एक्सेलरेशन का होता है। समझ में है कि नहीं? आपने देखा होगा ये जो आपका घाट है ना, लोनावाला घाट पे, जब आप एक्सेलरेशन ज्यादा देते हो और ब्रेक मारते हुए चलाते हो तो धीरे धीरे आपका क्लच प्लेट जल जाता है। आपने नोट किया? क्लच प्लेट जल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत हाई इंजन को टेंशन आ रहा है और टायर नहीं घूम रहे, सिर्फ इंजन पे प्रेशर आ रहा है। समझ में है? तो ये सेकेंड एंड थर्ड लेवल की जो स्पिरिचुअलिटी है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात क्या होती है कि हम छोटी छोटी चीज के लिए एंटर हुए थे स्पिरिचुअलिटी में, कुछ छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन कुछ अलग अलग डायरेक्शन की फाइलें ओपन हो जाती है, अलग अलग कुछ लाइफ टर्निंग ले रहे हैं करके, तो हम हैंडल नहीं कर पा रहे उसको सेकेंड और थर्ड लेवल पे। हैंडल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सबकॉन्शियस कुछ अलग ओपन करके बैठा है, अनकॉन्शियस माइंड कुछ अलग ओपन करके बैठा है, और अब हैंडल नहीं कर पा रहे उसको, क्योंकि सोचा नहीं था ना ये सारी चीजें होगी। जैसे मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आऊंगा तो मुझे मेडिकल प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। मुझे तो क्या लगा कि जो मेडिकल प्रैक्टिस में कर रहा हूँ उसको मैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा, ये सोच के मैं स्पिरिचुअलिटी में आया था। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ऑरा का सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, उसके लिए इतना काम करना होगा, मुझे 125 से ज़्यादा थेरेपियाँ सीखनी पड़ेगी और हर एक थेरेपी पे काम करनी पड़ेगी, या मुझे इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, इतने सेंटर्स ओपन करने पड़ेंगे, इतना मेंटेनेंस, इतने रेंट, इतने लोगों को संभालना पड़ेगा। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे सेकेंड एंड थर्ड लेवल की स्पिरिचुअलिटी पे लोग जब डगमगा जाते हैं ना, तब प्रैक्टिस छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होने वाला है ना। जैसे आप बच्चे को बोलते हो कि भाई अभी तुम्हें आज से स्कूल में जाना है, तुम 2.5 साल के हो गए हो और तुम्हें फ्रेंड्स मिलेंगे, तुम्हें टिफिन बॉक्स मिलेगा, तुम्हें चॉकलेट्स मिलेगी, तुम्हें गेम्स खेलने को मिलेगा। बच्चा जाता है तब उसको नहीं पता कि उसको किताबें मिलेगी पढ़ने के लिए, उसकी एग्जाम्स होगी, है ना, उसको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, उसको इतना बड़ा दफ्तर उठाना पड़ेगा, या उसको वोकेबल इतना स्ट्रॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसको ओरल एग्जाम देनी पड़ेगी, पोएम्स बाय हार्ट करनी पड़ेगी, लंबी लंबी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ये सब पता नहीं था, वो तो इंजॉयमेंट के लिए अंदर आया था। तो हम सभी लोग है ना, जब गॉड की प्योर लाइट में थे, तो हमने जब 4th लेवल पे थे हम ऑलरेडी गॉड के पास, हमने गॉड को बोला यार मैं तो 4th लेवल पे आ गया हूँ, तुम्हारे लेवल का हो गया हूँ, तो मुझे तो अब तो लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना है। तो गॉड सीधा एक लेवल पे लेके आया हमको, सीधा नीचे अर्थ पे भेज दिया हमको। और जब फर्स्ट लेवल पे लेके आया और नीचे भेजा, तो सीधा हमारे स्कूल में एंट्री हो गई। और स्कूल में जब एंट्री हो गई तो हमें तो शुरू में ऐसा बोला गया कि बस आप डिग्री ले लो स्कूल कॉलेज के बाद, और उसके बाद आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, आपको अच्छा जॉब मिलेगा और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। तब ये नहीं पता था कि उसके बाद तो लाइफ एक्चुअली स्टार्ट होगी। इसलिए आज हम बोलते हैं ना वो स्कूल के दिन कितने अच्छे थे, कहते कि नहीं? हम बच्चों को भी आज बोलते हैं कि भाई तुम्हारे दिन कितना अच्छा है, तुम्हें कोई खाना पीने बनाने का टेंशन नहीं, पैसे कमाने का टेंशन नहीं, बस तुम तो एंजॉय। तो वो बोलते क्या टेंशन, हमें तो उल्टे का ज़्यादा टेंशन, आप लोग अच्छा है फ्रीडम से रह पा रहे हो, हमको तो ये हर बार ये पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। मतलब वो एक अलग लेवल पे उनका रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं। तो ये जब फर्स्ट लेवल पे वो हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे बताओ कि आज अगर आप किसी को सेकेंड थर्ड लेवल की बात करोगे, क्या वो हैंडल कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी की? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। 4th लेवल तो छोड़ ही दो करके, राइट। तो ये जो लेवल्स होते हैं, इस लेवल को कैसे हम क्रॉस करें और लेवल पे कौन हमें हेल्प करेगा, ये अभी आज जानना जरूरी है।
लेवल को क्रॉस करने के लिए ना हमें बीच में एक पॉज देना पड़ता है। और वो पॉज पहले के ज़माने में गुरुकुल था कि भाई लोगों को बोलते थे कि अब ये वैकेशन पीरियड है और इस वैकेशन में आपको कहीं जाना है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं नानी के यहाँ जाना है, मामा के घर पे जाना है, मौसी के घर पे जाना है, भेजते कि नहीं बच्चों को। और वहाँ पे जाने के बाद जब वो अलग लाइफस्टाइल देखते तो पता चलता है यार इससे तो मैं मेरे घर में कितना सुखी था, यहाँ तो इतने सारे ये सारी चीज़ें होती है। तो वो जब वापस आता है ना तो अपने घर पे अच्छे से जी सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें वहाँ देखी है जो उससे लग रहा था हमारे घर पे ज़्यादा नेगेटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले के ज़माने में जब लोग गुरुकुल जाते थे और जब उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठाते थे और उन्हें योगा साधना कसरत करवाते थे, मेडिटेशन करवाते थे, तब उन्हें पता चला कि यार अपने राज दरबार में कितना सुख शांति था, आराम से उठते थे तो कोई टेंशन भी नहीं था। यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये होती है कि पॉज देना आपको ज़रूरी है। जैसा हमारा लॉकडाउन पीरियड था ना, एक पॉज का, उस पॉज में बहुत कुछ सीखा कि नहीं हमने? इज इट राइट? तो आपको है ना अपने आप को बीच में लॉकडाउन करना पड़ेगा, पॉज देना पड़ेगा। कैसा है, कैसा देना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ सेकंड के लिए माइंड का पॉज, कुछ मिनट के लिए खाने का पॉज, और कुछ घंटों के लिए बोलने का पॉज। किसी से बात नहीं करनी कुछ घंटों के लिए, कि मैं आने वाले 1 घंटे में आज किसी से बात नहीं करूंगी, 2 घंटा किसी से बात नहीं करूंगी। तो जब आप किसी से बात नहीं करोगे तो क्या करेगा, क्या होगा? आप अपने आप से बात करोगे, राइट? कुछ घंटे खाओगे नहीं तो क्या होगा? अंदर के ही फैट से आप अपना काम चलाओगे, अंदर की ही आपकी कोलेस्ट्रॉल टूटते जाएगा, है ना? अंदर का ही आपका जो भी अनवांटेड एसिड है वो अल्कलाइन बनता जाएगा। इज इट राइट? जब आप कुछ टाइम कुछ सोचोगे नहीं तो अपने ही माइंड से बात करोगे कि नहीं, अपने बारे में ही सोचोगे कि नहीं। जब आप बाहर किसी, मतलब ये भी एक फास्टिंग है, माइंड की फास्टिंग है, फूड की फास्टिंग है, लोगों के साथ इंटरेक्शन की फास्टिंग है। और लास्ट जो एक फास्टिंग होती है दैट इज फास्टिंग फ्रॉम द गॉड ऑल्सो। क्योंकि जब तक हमें लगता है कि बस भगवान है तब तक हम अपने अंदर के भगवान को नहीं पहचानते या बात नहीं करते। तो हमें कभी ना कभी इस गॉड के साथ इंटरेक्शन का भी फास्टिंग करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपने देखा कि मंदिरों में जब हम जाते हैं ना, कुछ चीज़ें भजन कीर्तन करते हैं या माला जप करते हैं, आपने देखा करते करते कुछ मोमेंट में आप ट्रांस में चले जाते हो, खोए जाते हो। मतलब उस मोमेंट में ना भगवान के साथ इंटरेक्शन चल रहा है ना दुनिया के साथ इंटरेक्शन चल रहा है, और आप एकदम लॉकडाउन हो गए हो। और वो भी एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम वैष्णो देवी के लिए चढ़ते हैं, तिरुपति के लिए चढ़ते हैं, हम चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हैं, बीच में थक जाते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बस एक बैठे और अपनी सांसों को सेंस करने की कोशिश करें कि कितनी तेज सांस चल रही है, कितना हाफ रहे हो, कितना डिफिकल्ट हो रहा है, राइट? वो मूवमेंट जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका लेवल क्रॉस करवाएगा, राइट? ये इंपॉर्टेंट है करके। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे लेके कौन जाएगा, कौन ले जाएगा हमें? जैसे अभी हम लोग ये जो रिट्रीट्स करते हैं, विपश्यना की रिट्रीट्स करते हैं, ब्रह्म कुमारी की करते हैं, या हमारे एसकेएम की रिट्रीट करते हैं, ये भी एक्चुअली एक पॉज है देखा जाएगा तो। ये भी एक लॉकडाउन पीरियड है। आप 5 दिन के लिए कहीं जाते हो, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए विपश्यना में जाते हो, बात नहीं करते हो, आप सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हो या कुरमुरा खाते रहते हो, तो ये भी एक लॉकडाउन पीरियड ही है करके। तो जब आप इस घर की डेली रूटीन से एक ब्रेक करने के बाद जब आप कहीं जाते हो ऐसे रिट्रीट में, वो भी एक पॉज है और वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है। इज राइट? एक सेल्फ रियलाइजेशन क्रिएट होता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो मेरा भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ये था कि भाई हमें हेल्प कौन करता है शिफ्ट करने के लिए? हमें कुछ ही लोग हेल्प कर सकते हैं। इसमें पहला इंसान कौन है? 3 लोग हेल्प कर सकते हैं। पहला इंसान कौन है? हम खुद अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, राइट? बिकॉज हमारा एक कॉन्शियस डिसीजन हमें हेल्प कर सकता है कि तुझे आज कुछ नहीं करना है, आज बस कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए तुझे अपने लिए समय निकालना है। तो आप अपने गुरु बन जाते हो, यू आर गाइडिंग योरसेल्फ। तो ये आपको एक शिफ्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड शिफ्ट कौन करता है?
जो आपके फैमिली मेंबर्स रहते हैं या जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। कुछ आपको हेल्प करते हैं आगे जाने में, और कुछ आपको हेल्प करते हैं आपको तोड़ने में। इज राइट? दो टाइप के लोग होते हैं। तो जो पहले टाइप के लोग हैं उनसे आप कंफर्टेबल है कि चलो ये भी मेरे साथ चल रहा है, सत्संग में चल रहा है, ये भी मेरे साथ रिट्रीट में चल रहा है, ये भी मेरे साथ मेडिटेशन में चल रहा है। दूसरे टाइप के लोग हैं जो बहुत रेजिस्ट करते हैं, बहुत अपोज करते हैं और आपको तोड़ते ही जा रहे हैं, तोड़ते ही जा रहे हैं, ताने मारते हैं, आपको ब्रेक करते जा रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, ये लोग भी हमारी एक्चुअली अंदर से परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। जैसे सीता को बोल दिया कि भाई अभी आप राम के साथ नहीं रह सकते हो, तो ये भी एक सीता के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी, है ना, अपने अंदर के पोटेंशियलिटी को निकालने के लिए, अपने अंदर के फायर को एक्टिवेशन करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए, राइट। तो इसी तरह से ये जो तोड़ते हैं ये भी एक्चुअली हमें शून्य में लेके आते हैं, और जब आप शून्य में आते हो तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इज इट राइट और नॉट? बिकॉज कब आप देखना, जब किसके साथ आपके साथ झगड़े होते हैं ना किसी के साथ, आप उसके साथ बात नहीं करते हो कि नहीं, छोड़ देते हो ना बात करने में, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और उस पॉज में ना आप सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में जाते हो कि इसमें गलती किसकी थी, एक्चुअली क्या इशू था। इज इट राइट और नॉट? राइट। जब दो इंसान झगड़े करते हैं हमारे बॉम्बे के लोकल ट्रेन में भी ना, तो उनको अलग किया जाता है, उनके दोनों के ऑरा के फ्रिक्शन से अलग किया जाता है। और जब दोनों को अलग करते हैं ना और शांति से बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, तब दोनों सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमें भी ये जो लोग हैं तोड़ने वाले और जोड़ने वाले, दोनों के साथ रहना है, दोनों से अलग मत होना, दोनों आपको बहुत फायदे कारक देंगे। जैसे एक स्टूडेंट बोलेगा कि मैं स्कूल तो पूरा साल जाऊंगा लेकिन मैं एग्जाम के वक्त नहीं जाऊंगा, तो चलेगा? उसको जाना पड़ेगा कि नहीं? समझना है कि नहीं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहले प्रकार का कौन इंसान था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन? सेल्फ थे, राइट। सेकेंड टाइप में कौन सा था? जो साथ में ले जाते हैं। और तीसरे थे जो हमें तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, राइट। चौथा टाइप का कौन था? दैट इज जिसको हम कहते हैं गुरु कहते हैं हमारी लाइफ में, राइट। अब गुरु का रोल कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मोबाइल है, उसके अंदर सिम है, लेकिन वो तब तक कुछ काम का नहीं है जब तक आप टावर के नजदीक हो तो ठीक है, टावर से दूर है तो ये सिम का, मोबाइल का कोई काम ही नहीं है। इज राइट। आप मोबाइल को सैटेलाइट के नजदीक नहीं ले जा सकते, भगवान के पास नहीं ले जा सकते। तो भगवान ने एक टावर बीच में खड़ा किया है, एक गुरु को खड़ा किया है। ये गुरु और भगवान में फर्क क्या है मैं बताऊं, कि भगवान को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप मर्डर करो, रेप करो, चोरी करो, डकैती करो, उसको कोई लेना देना नहीं। आप जो करो उसको, उनको पता है कि भाई आपको उसको गो थ्रू करना है, राइट। गुरु एक ऐसा है जो इंसान और भगवान के बीच में है, मतलब जुड़ा तो वो भगवान से ही है वो गुरु, लेकिन इंसान को सुधारने में जुड़ा हुआ है, जो भगवान नहीं करते, राइट। वो हर बार गुरु आपको गाइड करता है, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। जैसे अभी आप अपनी बच्चे के साथ स्कूल में नहीं जाते हो, लेकिन बच्चे को गाइड तो करते हो कि नहीं, कि तुम्हें इसमें ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तुम्हें इसमें ज़्यादा स्कोर करना है, आप गाइड करते हो कि नहीं। तो बच्चा बोलेगा तुम तो स्कूल में आते नहीं हो, तुम क्यों गाइड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। इज इट राइट। तो इसी तरह से गुरु आपके साथ घर गृहस्थी में नहीं रहते, लेकिन घर गृहस्थी के बारे में आपको एडवाइस करते। गुरु आपके साथ बिजनेस नहीं करते, लेकिन बिजनेस में एडवाइस करते। इज इट राइट और रॉन्ग? गुरु डॉक्टर नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए एडवाइस करते, भाई थोड़ा योगा करो, थोड़ा व्यायाम करो। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब ये कैसे इंसान है जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, कि सिर्फ एक मूवमेंट के लिए जुड़ते हैं और फिर वापस अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें उनसे अलग नहीं होना है। वो बोले कैटलिस्ट बने रहे, वो बोले कुछ मूवमेंट के लिए हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमें उनसे डिटैच नहीं होना है। बिकॉज जैसे आप उसे डिटैच होंगे, मतलब इस मोबाइल को टावर से डिटैच करोगे, आपका नेटवर्क चला जाएगा, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा उस गुरु को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके आश्रम में से 10,000 में से 9,000 भी चले जाएंगे ना, और 1,000 रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन उन 9,000 को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके लाइफ में वही एक गुरु थे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये कैसा है कि वो प्रयास करते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों को सुधारने में लगे पड़े हैं।
अब इसमें दो टाइप के गुरु हैं, एक जो हम देखते हैं फिजिकल आइज से कि भाई ये बंदा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ये आश्रम चला रहा है, ये गुरु चला रहा है, और हम उसके पीछे पीछे लगे पड़े रहते हैं और हमें नहीं पता ये गुरु हमको अच्छे लेसन सिखाने आया है या बुरे लेसन सिखाने आया है, ये हमें नहीं पता होता है। कोई जज कर सकता है? जज कर सकता है? मतलब एक स्टूडेंट जो पूरे साल भर टीचर के साथ रहता है ना, वो ये नहीं बोल सकता है कि टीचर साल के एंड में बहुत टफ पेपर सेट करने वाली है। उसको क्या लगता है टीचर तो मेरे साथ कितनी फ्रेंडली हो गई है, मेरे साथ टिफिन में भी खाती है, मेरे साथ बातचीत करती है, और जब क्वेश्चन पेपर आएंगे बोलेगा माय गॉड ये मेरे टीचर ने आज ऐसा क्वेश्चंस डाले, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं पास हो जाऊंगा करके। और फिर वो क्या करता है, वो स्टूडेंट एग्जाम के बाहर आके बोलते ये टीचर बहुत बेकार है, इससे तो दूर रहना है, साल भर तो अच्छी थी और उसने बहुत गंदा पेपर सेट किया, सबकी बैंड बजा दी। इज इट राइट और नॉट? ऐसे ही शब्द निकलते ना हमारे अंदर से। लेकिन ये भी एक्चुअली उसकी टेस्टिंग पीरियड है कि आपने जो डार्क साइड के लेसन नहीं सीखे थे, जिसको आपने अवॉइड किया था, जिसको आपने रेजिस्ट किया था, इसने उसी का टेस्ट आपका लिया। जैसे हम लोग अपने सीनियर को पूछते हैं ना, तो सीनियर कहते हैं ये मत पढ़, यही पढ़, इसमें से हर साल पूछते हैं, तो हम वही पढ़ के जाते हैं और बाद में पता चलता है यार जो पढ़ के गए उसमें तो कुछ नहीं पूछा, जो नहीं पढ़ के गए उसी में से सब कुछ पूछा। इज इट राइट? तो हमारे अंदर क्या रहता है कि गुरु तो मतलब वाइट लाइट है, गुरु तो लव का प्रतीक है, गुरु तो एकदम अल्टीमेट एनलाइटन है या ज्ञानी है या विजडम वाला पर्सन है। हमें कभी ये नहीं बताया था कि विजडम वाला पर्सन भी आपकी डार्क लेसन्स वाला होगा और आपकी ऐसी टेस्टिंग पीरियड लेगा करके। इज इट राइट? और वो जब टफ लेता है ना हमारी एग्जाम, तब हम लड़खड़ा जाते हैं, हम छोड़ देते हैं और उसमें हमारा ही नुकसान होता है। मतलब बच्चा ये कहेगा ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मुझे तो अपियर ही नहीं करना है, वो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट ब्लैंक छोड़ के निकल जाता है, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताओ? क्या आएगा? फेल होगा। फेल जाएगा कि नहीं? उसने इतनी मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए और उसने एग्जाम ही छोड़ दी ये सोच के कि क्वेश्चन इतना टफ है करके। राइट? आप अटेम्प्ट करो, कुछ तो अटेम्प्ट करो, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, लेकिन अटेम्प्ट तो करेंगे कि नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहीं नेटवर्क नहीं मिल रहा है मतलब आप ये नहीं बोलोगे मैं तो सिम कार्ड निकाल के मोबाइल से फेंक दूंगी, ऐसा नहीं बोल सकते हो। कभी तो आपको नेटवर्क मिलेगा कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? तो इसलिए क्वांटम थियरी में, क्वांटम फिजिक्स थियरी में ये कहते हैं कि आपके जो अनहील्ड पार्ट है, आपका जो अनलर्न लेसन है ना, उसी प्रकार के गुरुओं को, उसी प्रकार के टीचरों को आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, और जो चीजें आपने कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं समझी थी, कभी नहीं एक्सेप्ट की थी ना, उसी को एक्सेप्ट करने में, टेस्ट करवाने में आपको लगा दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब एक बंदा जो कॉमर्स में है और उसको अचानक आप साइंस का पेपर दोगे तो क्या क्या करेगा, कैसा रिएक्शन रहेगा उसका? कितना टफ रिएक्शन होगा उसका, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था, उसको तो लगा मेरे सिलेबस में से ही कुछ आएगा कि नहीं। इज इट राइट? लेकिन ये चीज चैलेंजिंग है, वो ये बताता है कि आपने काश थोड़ी तो साइंस की कहीं से नॉलेज जनरल भी ली होती तो शायद कुछ तो अटेम्प्ट किया होता अपने यहाँ पे। इज इट राइट और नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने मॉल में से बेस्ट चीजें खरीदी और आपने अपने ट्रॉली में डाली, आपने बिल पे किया, आप लेके आए घर पे, आपने उसको प्रोसेस किया, आपने खाया, आपको फूड पॉइजनिंग हुई, डॉक्टर ने बोला ये खाने से आपकी फूड पॉइजनिंग हुई, आपने बोला ऐसे कैसे हो गया, मैं तो बेस्ट मॉल से लेके आया, लेकिन आपने उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखी। इज इट राइट? तो ये कहाँ हम गलत हुए? हमारा अवेयरनेस नहीं था जब हम चीज खरीद रहे थे। बिल तो पे किया हमने, लेकिन तभी हमको ये नहीं देखा कि अरे ये तो डेट एक्सपायर है और मैं इसका ही बिल पे कर रहा हूँ करके। तो जब हमारी अवेयरनेस छूट जाती है तो ये चीजें होती है, तो ये हमें लेसन सबक मिलता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाओगे, कोई भी अच्छा भी पैकेट रहेगा ना, तो पहले डेट देखो कि क्या ये आपके लायक है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लायक है कि नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? यही खाना जब हम फेंकते हैं, जब कुत्ते बिल्ली खाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये उनके लायक बने हैं, आप उनके लायक नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं। अभी हमारा खाना थोड़ा जूना होता है, हम दे के आते कि नहीं कुत्तों को, उनको कोई बीमारी नहीं होती, वो तो खा लेते हैं, गाय को देते हैं, देते कि नहीं, जो भी बचता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमें एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में ये करना है कि जो डार्क लेसन्स हैं
क्या मेरे वो अनहील पार्ट के लिए मुझे कोई गुरु की ज़रूरत है, और अगर गुरु मेरी लाइफ में आता है तो क्या मैं उसको टॉलरेट कर पाता हूँ कि नहीं। मेरा लाइफ पार्टनर डार्क लेसन वाला है जो अपोजिट नेचर का है, तो क्या मैं उसको टॉलरेट कर पाऊंगा कि नहीं। इज इट राइट? और अगर आप उस तैयारी के साथ एंटर होते हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक लेवल आगे जाते हो। लेकिन आप तैयारी के साथ गए नहीं, आपने ये सोचा था कि ये बंदा मेरे लाइफ में आएगा, ये बच्चा बॉर्न होगा तो बड़ा होके मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन बनेगा, लेकिन वो बच्चा एकदम अगेंस्ट निकलता है, आपका ही कंफर्ट तोड़ देता है। तो आप क्या बोलोगे, इससे तो बच्चा पैदा नहीं करता तो अच्छा था, इससे तो शादी नहीं करते तो अच्छा, इससे तो ये गुरु को लाइफ में नहीं आने देते तो अच्छा था। इज इट राइट? लेकिन ये कुछ चीज़ आपकी बाकी थी कि नहीं, आपको लेवल क्रॉस करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो लोग 2013 में केदारनाथ गए, वो उनके परिवार आज भी बोलते होंगे क्यों हमने इनको केदारनाथ जाने दिया, ये तो बाढ़ में चले गए, इससे तो नहीं जाते तो अच्छा होता। लेकिन क्या लोग आज भी जाना बंद कर दिए क्या? नहीं ना। मतलब कोरोना के टाइम पे भी लोग बोल रहे थे भाई बाहर नहीं निकलना, अच्छा है, ऐसा होता है, लेकिन क्या लोग नहीं निकल रहे थे लोग, कितना भी होने दो। कहने का मतलब ये है कि अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, उसके बाद भले कितना भी आप टूट जाओ। ये चीज ध्यान में रखो, कभी भी है ना ऐसा कोई एक लेवल मत लगाना, ऐसा कोई एक जजमेंटल प्रोटोकॉल मत क्रिएट करना कि इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका ये रिजल्ट आएगा, ऐसा कभी मत बोलना। कोई भी चीज का कुछ भी रिजल्ट आएगा, उसी को ये कलयुग कहते हैं, है ना। कभी भी आपने अगर कोई एक स्टेटमेंट दिया ना कि इस ये 1 + 1 2 होता है करके, राइट, कोई भी आदमी बीच के प्लस को निकाल के माइनस भी कर देगा, तो फिर वो 2 रहेगा क्या? क्या होगा? हाँ, 0 हो जाएगा कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? क्योंकि जो बीच का जो साइन है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। 1 और 1 आपके पास था, लेकिन बीच का साइन नहीं है पता था। कर्म कौन सा बाहर आएगा नहीं, हमें नहीं पता था। प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, माइनस में, ये नहीं पता था। तो ये तो समय है ना, एक सस्पेंस रखता है कि दो लोगों के बीच में कौन सी साइन आने वाली है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में क्या आने वाली है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या आने वाली है, गुरु और शिष्य के बीच में क्या आने वाली है। ये सस्पेंस है, और ये सस्पेंस गॉड कभी डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज करेगा तो आप तो एंटर ही नहीं होंगे, एंटर ही नहीं होंगे कि नहीं। सिंपल सी बात है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि उसका एक फ्लो होता है और उस फ्लो में आपको चलना है, तब आप फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल, सेकंड पे थर्ड और थर्ड पे फोर्थ पे जाओगे। जहां जहां आपको लगता है ना यहाँ आपने धोखा खाया, यहाँ पे आपका कुछ ब्रेकडाउन हुआ, समझ लो आपने उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे गए, और एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उसी लेवल पे अटक गए। तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना? एक्सेप्ट करना है, कुछ भी होने दो। मतलब आपने सोचा था मुझे ये बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मेरा 100% इलाज करेगा, और डॉक्टर ने जब दवाई दी और उसका रिएक्शन हो गया, तब आपको लगेगा अरे यार इससे तो ये डॉक्टर के पास नहीं आती, इससे तो इससे दवाई नहीं लेती। लेकिन ये रिएक्शन के वजह से आपको एक और ज़्यादा चैलेंज हो गया अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए। पहले तो आप थोड़ा रख रहे थे, अब तो आप ज़्यादा ध्यान रखोगे कि नहीं, क्योंकि अब तो मेडिसिन का भी रिएक्शन हो गया है ना। हम लोग उसको एग्रीवेशन कहते हैं कि कुछ दवाई खाने के बाद एग्रीवेशन होता है और कुछ दवाई खाने के बाद एमेलियोरेशन होता है। तो एमेलियोरेशन होता है ना, तो आदमी फिर ढीला मतलब फिर बेदरकार हो जाता है कि ठीक है अब तो सब अच्छा ही हो रहा है, तो इतनी केयर नहीं करेगा वो, राइट। और जब एग्रीवेशन होता है ना उस चीज का, तो वो और ज्यादा ख्याल करता है, अरे ये तो ऐसा हो गया। जैसे अपने गाड़ी सर्विसिंग में दी, सोच के कि यार इसका अलाइनमेंट कर दूं, यार इसका ऑयल चेंज कर दूं, ये कर दूं, और सर्विसिंग के बाद आने के बाद अगर गाड़ी ज्यादा गड़बड़ कर रही है तो आप ध्यान ज्यादा दोगे कि नहीं, है ना। बिकॉज अभी आपको समझ में आ रहा है कि इतना होने के बावजूद भी ये गाड़ी खराब हो रही है, मीन्स आई हैव टू टेक मोर केयर ऑफ इट, इज इट राइट। तो जब भी आप एक लेवल से सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे स्पिरिचुअलिटी में जाओगे या लाइफ में आगे जाओगे ना, समझ लो आपका स्कोरिंग तो बढ़ रहा है, लेकिन लेवल भी बढ़ रहा है, और लेवल से चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे गेम में कैसे लेवल बढ़ते हैं तो चैलेंजेस बढ़ते कि नहीं, स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं, है ना। जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो लेवल बढ़ जाती है कि नहीं, राइट। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब आपको हाई प्रोफाइल का कभी जॉब मिलता है तो आपको उसका खोने का भी इतना डर रहता है कि नहीं। क्यों रहता है? क्योंकि आपको जितना पे किया जा रहा है बहुत हाई स्केल, उतना तो सामने वाला एक्सपेक्ट भी तो करेगा ना आप इतना काम करोगे, और थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन से कम करोगे तो कभी भी वर्कआउट करेगा कि नहीं वो आपको,
करेगा कि नहीं। और अगर आप कम सैलरी में काम कर रहे हो और थोड़ा काम कम भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस क्या सोचेगा, वैसे भी कहाँ इसको ज्यादा दे रहा हूँ, ठीक है रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, कहाँ अपना ज्यादा जा रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे एक एक लेवल आप आगे जाते हो लाइफ में, प्रोफेशन में या स्पिरिचुअलिटी में, चैलेंजेस उतना ही ज़्यादा आपको अटैक करने वाले हैं और ये बहुत संभालने वाला है। जब हम गंगा तट पे रहते हैं ना, एकदम बॉर्डर लाइन पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, हम दिया वगैरह डालते हैं, फूल वगैरह डालते हैं। लेकिन आप सोचो कि जितना हम उस कॉर्नर से दूर जाते हैं, उस बॉर्डर से दूर जाते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, तो मरने का डर होता है कि नहीं? क्यों डर होता है वहां? क्योंकि वहां फ्लो ज्यादा है, समझ में कि नहीं? तो लोग क्या बोलते हैं, किनारे पे खड़े रहो, ज्यादा दूर मत जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, कहते कि नहीं लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम पहाड़ पे भी जाते हैं ना तो कहते हैं आप संभाल के चलना, बहुत पहाड़ स्टिफ है, अब आप एकदम ऊपर आ गए हो। जब तक सीधे चल रहे थे, गिर भी जाते तो ज्यादा लगता नहीं, लेकिन जितना ऊपर जा रहे हो फिर गिरने से, वापस आने से बहुत इंजरीज होती है, इसलिए लोग डरते हैं। आप देखो कि 99% लोग ना स्पिरिचुअलिटी में इसलिए नहीं आते या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, हीलिंग नहीं करते, साइकिक सर्जरी नहीं करते, रिग्रेशन नहीं करते, क्योंकि हर लेवल पे टूटना पड़ता है और लोग खुद टूटने के लिए तैयार नहीं होते। नाउ वी गॉट द आंसर। हम अपने कंफर्ट जोन में हम कंप्लेन पर दुनिया भर के लोगों को करते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और जब कोई सॉल्यूशन बताता है ना, नहीं यहाँ पे ना इतना योगा करो आप फिट रहोगे, आप इतना मेडिटेशन करो आपका माइंड शांत रहेगा, आप इतनी हीलिंग करो तो आपका क्लियरेंस होगा, सब आंसर्स मिलते हैं, सब एडवाइजेस मिलते हैं, लेकिन हमें अंदर ना अंदर से डर लगता है कि जब मैं ये करूँगा तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, अपना बेड छोड़ना पड़ेगा, मेरी चाय छोड़नी पड़ेगी, मुझे ये खाना छोड़ना पड़ेगा। इज इट राइट? मुझे ये एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी, मेरी ये लाइफस्टाइल छोड़नी पड़ेगी, मुझे ये एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। हम कुछ भी चीज छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन हर चीज प्राप्त करने को तैयार है। वी वॉन्ट द रिजल्ट बट वी डोंट वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग। दैट्स द ग्रेट चैलेंज। एम आई राइट? तो ये जो गुरु होता है, जो मैंने आपको बताया कि वो हर लेवल पे आपको जोड़ेगा तोड़ेगा भी। मतलब हमने देखा कि कृष्ण ने जितना राधा के साथ प्रेम के लेसन हमें सिखाए और उतना ही युद्ध में उन्होंने बैटलफील्ड के वॉरियर लाइफ को भी हमको सिखाया। मतलब सेम पर्सन ने इतनी पोलैरिटी के लेसन कोई कैसे सिखा सकता है? बट दैट वाज द ट्रूथ। इज इट राइट और नॉट? हम कहते हैं कि शिवा या शिव जी मोक्ष देते हैं, लेकिन यही शिव जी भूकंप लेके आते हैं, यही बाढ़ लेके आते हैं, यही नेचुरल कैलेमिटीज लेके आते हैं। मतलब देखा जाएगा तो भगवान भी हमें दो एक्सट्रीम पोलैरिटी पे ले जाते हैं, तो इंसान नहीं ले जाएंगे आपको कोई एक्सट्रीम पोलैरिटी पे? मुझे बताओ, कृष्ण जैसे लेके जा सकते, शिव जी जैसे लेके जा सकते, तो इंसान भी आपको एक्सट्रीम पोलैरिटी पे ले जा सकते, क्योंकि जहां पे आप एक्सट्रीम पे जाओगे ना, वहां एक ही शब्द का आप इस्तेमाल करोगे और वो शब्द है बस बहुत हो गया। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? बस बहुत हो गया। मतलब आप खाने को बैठे हो, खाने के बाद एक टाइम पे आप बोलोगे बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं खाया जाता, अब मुझसे ये रिश्ता संभाला नहीं जाता, अब मुझसे ये बिजनेस नहीं किया जा सकता, अब मुझसे ये जॉब नहीं किया जा, बस हो गया। जब आपने बस बोला, इसका मतलब आप शिफ्ट होने को तैयार हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने को तैयार है। इज इट राइट? समझ में कि नहीं? तो ये चीज समझो कि जब आप पॉज देते हो, अब उस पॉज में एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करके, उसके बाद जब आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जब आप रीस्टार्ट करते हो, आप एक नए पर्सनालिटी के साथ स्टार्ट करते हो। अभी आप सेम पर्सन नहीं रहे, राइट? लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद सेम पर्सन है आप? हाँ, नहीं है। स्कूल छोड़ने के बाद जब आप कॉलेज में आए तो क्या आप सेम पर्सन रहे? हाँ, रहे? नहीं रहे। शादी के पहले और शादी के बाद आप सेम पर्सन रहे? नहीं रहे। बिफोर यू बिकेम अ मदर एंड आफ्टर यू बिकेम अ मदर आप सेम पर्सन रहे? नहीं रहे, राइट? ये चेंजेस कहाँ से आया? ये चेंजेस इसलिए आया बिकॉज आपके अंदर का कुछ तो एक इंसान ने कुछ नया सीखा, नया चीज समझा और आपके अंदर एक नया पर्सनालिटी डेवलप किया। समझ में? तो
तो हमें भी ये जो सोल लेवल की जो स्पिरिचुअल लेवल्स है ना, इसको भी समझना है कि ये भी एक्चुअली उसी प्रोसेस से चलता है। आप ये मत सोचना कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद लाइफ आपकी स्मूथ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आज आपकी लाइफ जितनी टफ है ना, इतनी टफ श्री श्री रविशंकर की भी है, इतनी रामदेव बाबा की भी है, इतनी सदगुरु की भी है। उनके पीछे भी कितने कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता शिवानी का यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, आपको ये नहीं पता श्री श्री रविशंकर का 3 साल पहले बाईपास ऑपरेशन अमेरिका में हो गया। आपको वो स्क्रीन पे लगते हैं कि ये एनलाइटेड मास्टर है, ये कितने सुखी इंसान है, इन्होंने संसार छोड़ के कितना बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन इनके भी अपने चैलेंजेस है, इनकी भी अपनी एक लेवल होती है, इनको भी टेस्ट देनी पड़ती है, इनको भी क्राउड को फेस करना पड़ता है। इसे राइट और रॉन्ग समझ रहे? कौन कभी, क्योंकि कोई भी लेवल पे ना भगवान ने उसको शून्य में लाने के लिए उसके लिए एक एंटागोनिस्ट रखा है, एक ऑपोजिट पर्सन पर्सनालिटी उसके लिए भी रखी है। नित्यानंद के ऊपर भी कितने केस चल रहे हैं, कितने गुरुओं के ऊपर केसेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको भी शून्य में लाने के लिए कोई तो इंसान इस दुनिया में है। तो ऐसा मत सोचो सिर्फ आपके ही दुश्मन है, दुश्मन सबके हैं। और वो दुश्मन इसलिए है क्योंकि जहां पे भी आप प्लस लेवल पे हैं तो कोई माइनस लेवल पे है। आप +3 पे तो -3 आपके लिए खड़ा है, आप +4 पे जाएंगे तो -4 आपके लिए खड़ा है, आप +7 पे जाओगे तो -7 वाला आपके लिए खड़ा है। और जब तक वो आपको शून्य पे नहीं लाता ना, आप शिफ्ट नहीं होने वाले। ये चीज ध्यान में रखना। सर अभी मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं रहे, होने वाला है, और वो होगा इसलिए ना बिकॉज ये आपकी शिफ्टिंग हो गई ना। मतलब आई कांट से देयर इज वन फ्रेंड आल्सो ऑफ माइन whom I can talk to। तो भाई से मेरा है, मेरा कितने साल से, जब मैं स्कूल तक था मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं कॉलेज में जैसे आया मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे मैं ये स्पिरिचुअलिटी में आया मेरे सारे फ्रेंड्स गायब हो गए। और अभी हमारा रीयूनियन हुआ 4 साल पहले, तो सारे स्कूल वाले जब मिले तो मुझे लगा कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, क्योंकि वो इतना पी रहे थे, इतना खा रहे थे, इतना डांस कर रहे थे, इतनी धतिंग कर रहे थे, इतनी वल्गर बातें कर रही थी। मुझे लग रहा था यार ये लोग कौन से दुनिया के लोग हैं, जबकि मैंने उनके साथ ही अपना पूरा बचपन स्पेंड किया था। समझ में कि नहीं? मतलब अब हमसे वो अरे तुरे में भी बात नहीं होती है, उनकी तो वो गाली गलौज से भी वो इजीली बात कर लेते। तो शिफ्ट हुआ कि नहीं? इसमें होने वाला है ना वो चीज है, तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमने एक चीज क्रॉस की है, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि वो पीछे रह गए हम आगे रह गए, ऐसी बात नहीं है। हमने एक चॉइस करी है कि मुझे अपने अंदर एक शिफ्ट लाना है, और जब आप शिफ्ट लेके आते हो तो लोग आपके साथ शिफ्ट नहीं होते, लोग वहीं खड़े रहते जहां वो थे। आपके लिए कोई साथ में नहीं चलने वाला है। चलेगा? मुझे बताओ, नहीं चलेगा ना। अभी आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ खाना खाया, आपने उसकी तारीफ की, तो वो आपके साथ बाहर नहीं आएगा, वो तो वहीं रहने वाला है। वो बोलेगा मैं वापस वही खाना बनाऊंगा। इसे राइट और रॉन्ग? राइट। तो कहने का मतलब यही है कि आप ये सोचो कि आपकी जर्नी अकेले की थी और अकेले की ही रहने वाली है। भले आप घर में रहो, आश्रम में रहो, स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, ऑफिस में रहो, कहीं पे भी रहो, अल्टीमेटली जर्नी आपकी अपनी अकेले की है। और ये अगर आप सत्य समझ गए तो फिर आप किसी से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि तू मुझे हेल्प कर, तू मेरे साथ चल, तू मुझे परमिशन दे, तू मुझे ग्रीन सिग्नल दे। कौन क्यों करेगा? हर एक की अपनी जर्नी है, वो क्यों आपको करेगा? और वो आपको समझेगा भी क्यों? मुझे ये भी बताओ। कौन समझने की कोशिश करेगा आपको? कोई नहीं समझेगा। आपको लगता है नहीं मैं बेस्ट लेवल पे हूँ, लेकिन उनको लगेगा वर्स्ट लेवल पे हूँ, बिकॉज वो तो आपके जर्नी का पार्ट नहीं है ना। इज इट राइट और नो? वो तो आपका पार्ट नहीं ना। आप फ्लाइट में जाओगे ना, तो जो लोग ट्रेन में गए ना वो बोलेंगे क्या पागल आदमी है, इतना पैसा खर्च किया, देख मेरे जैसा, मैंने तो इतने कम खर्चे में वही जगह पे पहुंचे जहां पे तुम पहुंचे। आप बोलोगे ये क्या पागल आदमी है, इतना घंटा ट्रेन में बिताया, मेरे साथ फ्लाइट में आता तो कितना जल्दी पहुंच जाता। एक पैसे की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दोनों का मतलब दोनों अपनी जगह पॉजिटिव है। इट्स मैटर ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। आप किसको वेटेज देते हो, किस चीज को देते हो? टाइम को देते हो, पैसों को देते हो, कंफर्ट को देते हो, या आप क्या कहते हैं लग्जरी को देते हो? किस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप रिस्पेक्ट करो उनकी बिलीफ सिस्टम को, दे विल रिस्पेक्ट योर बिलीफ सिस्टम। उनको तोड़ने की कोशिश मत करो, और आप खुद भी उनके लिए आप मत टूटो, आप अपने लिए टूट जाओ। बिकॉज उनके लिए आप टूटोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे और आप ब्लेम करोगे कि मैं उसके वजह से टूटा। इज इट राइट और नॉट?
मतलब कोई एक स्टूडेंट बोलेगा मैंने तो एग्जाम पेरेंट्स के लिए दिया है, मैंने तो एग्जाम टीचर के लिए दिया है, तो फिर वो बच्चा एग्जाम को एंजॉय नहीं करेगा। मैं स्कूल जा रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए, ऐसा बोलेगा तो आप बोलो वो एंजॉय करेगा? नहीं करेगा। उसको समझना चाहिए मेरी एग्जाम है, ये मेरी लाइफ है और मुझे ही इसके गो थ्रू जाना है। आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुडंट ब्लेम एनीवन, दैट्स द इम्पोर्टेंट। समझ रहे? तो आज मैं देखो इतनी ट्रैवल करता हूँ, मतलब यहाँ लोग बोलते हैं सर आप ये एरिया में हो, हमारे घर से 1 घंटा दूर है, तो 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का 2 घंटा लगता है आपके इस सेंटर पे आने के लिए। अब मुझे तो 8 घंटे लगे आने और जाने में, सिर्फ ये 2 घंटे स्पेंड यहाँ करने के लिए। लोग तो 2 घंटे नहीं निकाल पाए यहाँ आने के लिए, मैंने तो 8 घंटे स्पेंड किए, मुझे तो कुछ मिल भी नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं यूएस जाता हूँ, 1-1 महीना वहाँ रहता हूँ अपने घर को फैमिली को छोड़ के, और मैं सोचता हूँ वहाँ सारे इवेंट्स मुझे लेने पड़ते हैं, सेमिनार से लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक सब कुछ मुझे करना पड़ता है, मैनेज मुझे करना पड़ता है। लेकिन ये मेरी 4th लेवल की स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पे मैं अकेला जा रहा हूँ और हर लेवल का काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि 4 लोग मेरे साथ चले और 4 लोग वही इतना ही एक्सपेंस करें और 4 लोग मुझे कंफर्ट में रखें, कोई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इज राइट अबाउट? तो आपको अगर जितनी आगे के लेवल पे जानी है उतने लोग तो कम होंगे ही नहीं। Who is going to work? मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अभी हमारी कोई सोशल लाइफ ही नहीं रही है। फैक्ट है, और नहीं रहेगी ना, बिकॉज क्या है, इतना नहीं है। हाँ, वो करते बहुत है, सब घर संभालते, हाँ, सब करते, पूरा बिजनेस सब फैमिली का सब उन्होंने किया। राइट। तो उनको कहीं तो फील होता है कि अरे अभी अपने कोई दोस्त नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये समझने वाली बात है ना कि अगर आपका सोल कनेक्शन इन फैमिली मेंबर्स के साथ है तो उस पर ही फोकस करके क्लियरेंस करो। फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि बाहर के लोग भी मिले और उसके साथ आपका कुछ तो भी लाइफ का इंटरेक्शन हो? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर मैं सोचता हूँ कि पिछले 25 साल से मैं साई करुणा मिशन की सोल फैमिली के साथ ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं क्यों सोचूं यार मेरे मामा क्यों मेरे साथ नहीं है, मेरे कजिन क्यों मेरे साथ नहीं है? तो ये बेवकूफ़ी वाली बात हुई। मेरी जर्नी जिस मोमेंट में जिनके साथ है, चाहे वो बायोलॉजिकल फैमिली है या फ्रेंड्स है या मेरे गुरु है या मेरे शिष्य हैं, डजंट मैटर, आई शुड बी कंफर्टेबल विद देम। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। मैं किसी सत्संग से निकला हूँ, 5 बजे से 6 बजे का सत्संग था, और 6 बजे के बाद मैं कोई पिक्चर थिएटर में पिक्चर देखने जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा यार वो सत्संग वाले क्यों मेरे साथ नहीं है, कितना मज़ा आया 1 घंटे उनके साथ, ये कहाँ 3 घंटा मैं किनके साथ बैठा हूँ? आई शुड थिंक अबाउट इट। मैं जब जिनके साथ हूँ आई एम जस्ट एंजॉयिंग। अभी मैं राजस्थान जयपुर में गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा था सर आप प्लीज़ आ जाओ, मतलब बहुत टाइम से मेरे पीछे थे, यूनिवर्सिटी में टॉक देना है, तो मैं गणपति का फेस्टिवल छोड़ के वहाँ गया। वहाँ जब मेरा टॉक था 2000 लोगों ने कमिटमेंट दिया था पूरा यूनिवर्सिटी में टॉक लेक्चर के लिए, और जाने के बाद सिर्फ 20 ही लोग थे। तो मुझे उन्होंने कहा सर आप कैंसिल कर दो। मैंने कहा क्यों कैंसिल, ये तो 20 है, अगर 2 रहते तो भी मैं दे देता टॉक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले सर वो आज विसर्जन है 1.5 दिन का, तो सारे वो लोग गए वहाँ। मैंने कहा उनको बॉडी प्लेजर चाहिए, उनको सेलिब्रेशन उस लेवल पे चाहिए। हम लोग यहाँ माइंड का टॉक देने आए, हम लोग सोल का टॉक देने आए, तो डेफिनेटली वो तो अनकंफर्टेबल होंगे। वाई दे विल स्टे विथ मी? समझ में कि नहीं? तो उनके वजह से मैं नहीं टूटना चाहिए। मेरा जो आज जो टाइम आपके यहाँ स्टेज पे खड़ा रह के बोलने का है तो मैं दूंगा ही। और जब मैंने टॉक दिया वो इतने खुश हो गए, बोले ऐसा आपने टॉक दिया जैसे कि सही में 2000 लोग सामने हैं। मैंने कहा आज से 15-20 साल पहले ऐसे हुआ, मैं हेल्थ टॉक में गया था और वहाँ पे 2 सीनियर सिटीजन मेरे सामने बैठे और मैंने 1 घंटे का टॉक दिया। उस पूरे 1 घंटे में वो लोग सोए हुए थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मैं कैमरे के सामने टॉक दे रहा था। आज जब YouTube चैनल पे देखता हूँ तो 2 लाख लोगों ने वो मेरा वीडियो देखा है, 2 लाख लोगों ने। उस टाइम पे सिर्फ 2 ही सीनियर सिटीजन थे और दोनों खराटे मार के सो रहे थे, उनको कोई लेना देना नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ पास्ट लाइफ के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यू शुड बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हु इज विथ यू और हु इज नॉट विथ यू। द इम्पॉर्टेंट इज यू शुड बी विथ योरसेल्फ। आप अपने साथ खड़े रह जाओ बस। और अगर इसलिए कहते हैं एकता जीव सदाशिव, अगर आप अपने साथ हो तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता है और किसी के लिए आप पीछे नहीं हट सकते। कहने का मतलब इज इट राइट और रॉन्ग? या आपकी जर्नी है, इसमें बुरा मत मानो। लोग
ट्रेन में मिलते हैं, कोई एक स्टेशन पे चढ़ते हैं और उनका स्टेशन आता है, वो उतर जाते हैं। आप ये नहीं बोल सकते यार ये भी तो मेरे साथ चढ़ा था, ये कहाँ बीच में उतर गया। आप ये भी नहीं बोल सकते ये बीच में कहाँ से घुस गया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हर एक की अपनी जर्नी है, लेट देम टू। तो अभी वो पहले के जैसा जमाना नहीं है कि शुरू आपसे किया तो एंड भी मैं आपसे करूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इज इट राइट? इट्स योर जर्नी। तो कुछ अगर ये इतना बड़ा सत्य है, ट्रुथ है, ये अगर आपने समझ लिया और एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा, है ना। बिकॉज आपने इस प्रेजेंट के ट्रुथ को समझ लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप किसी को कंपेयर नहीं करोगे कि पहले तो मेरे साथ ऐसा था या पहले के जमाना ऐसा था और ये जमाना ऐसा है। ऐसा तो आप कंपेयर ही नहीं करोगे, राइट। तो ये आपका अपना लेवल है। आप जब अपने आप को भी तोड़ के एक नया बनाओगे ना, तो आप अपने आप पे हंसोगे, अच्छा पहले मैं ऐसा था, पहले मैं ऐसे टाइम पास कर रहा था, मैंने ऐसी बेवकूफ़ियाँ की, मैंने ऐसी गलतियाँ की, तो ठीक है, उसका लेसन सीख लिया, बात खत्म हो गई। इसमें गिल्ट क्या करना है? अभी आगे तो बढ़ो कि नहीं, अभी इस मोमेंट में तो टाइम स्पेंड करो कि नहीं। इज इट राइट अबाउट? तो डिटैचमेंट फ्रॉम योर पास्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ डिटैचमेंट विद द पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। 1 घंटे पहले आप यहाँ आए थे, आपकी सोच और 1 घंटे बाद की आपकी सोच में फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? फर्क क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ एक नई चीजें बाहर आई है, तो आपका एक लेवल का सत्य बदल गया कि नहीं? आपकी बिलीफ सिस्टम में चेंज आया कि नहीं? आपकी मान्यता में कोई फर्क आया कि नहीं? बदलाव आया कि नहीं? तो अगर ऐसे 1-1 घंटे में बदलाव आते हैं या 5 दिन की रिट्रीट में बदलाव आते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को स्वीकार लो, जो भी एक नया रूप आपका बाहर आ रहा है, नई पर्सनालिटी जो भी आपकी बाहर आ रही है। गिल्ट मत करो यार मेरे से वो छूट गया या उनसे मैं छूट गया, कोई कहीं छूटा नहीं है, सब अपनी जर्नी में लगे पड़े, कोई किसी से नहीं छूटा है। हमारा माइंड उसको छोड़ता नहीं है, नेचर को किसी कोई लेना देना नहीं है, राइट। राम चला गया कोई फर्क नहीं पड़ा, कृष्ण आ गया, कृष्ण चला गया कोई फर्क नहीं पड़ा, साईं बाबा आ गए या और कोई आ गए, क्या फर्क पड़ गया? दुनिया तो चल रही है कि नहीं? चल रही है कि नहीं? मतलब गणपति गई, दुनिया चल रही है, नवरात्रि गई, गणपति चल रही है, दशहरा गई, दुनिया चल रही है, दिवाली भी आके जाएगी, दुनिया चलती रहेगी, क्रिसमस आके जाएगी, चले, साल 22 का 23 होगा तो भी दुनिया चलती रहेगी। तो मुझे ये बताओ ना भाई, आपको स्टॉप कौन कर रहा है और आप किसके लिए दुखी हो रहे हो? कोई भी तो चीज़ रुकी नहीं है, हर चीज़ फ्लो हो रही है, आप उसके साथ फ्लो हो जाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्लो नहीं हो पा रहे, आप अपना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होगा, एवर राइट। और अगर आप फ्लो होने के लिए तैयार हैं तो आप दुखी नहीं होंगे। आपको पता है ये पंखा है, जहाँ घूमेगा हवा देने वाला है, जब इसको कोई स्टॉप करेगा तो बेचारा रुक जाएगा, ये नहीं बोलेगा यार जब गर्मी थी तो तुमने चलाया, अब तुमको नहीं लग रही तो तुमने बंद करके रख दिया, ऐसे थोड़ी बोलने वाला है। तो लोग भी ऐसे ही है, जब आपकी ज़रूरत है तो आपको यूज़ करेंगे, जब आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको साइड में कर देंगे। तो इसमें बुरा क्या मानना? आप पंखे के जैसे हो, उनको हवा की ज़रूरत थी, आपको यूज़ कर लिया, अब उनको हवा की ज़रूरत नहीं है तो आपको बंद करके पढ़ रख दिया। इज इट राइट? मतलब यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना क्यों अपने आप को सीरियसली ले रहे हो और इसके वजह से आप दुखी हो रहे हो। कौन सा कोई परमानेंट आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, मुझे ये बताओ। कोई ऐसी परमानेंट मुझे कोई डेस्टिनी बताओ कि जहाँ पे आपको कोई एक बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। ऐसा भी तो कुछ नहीं है, राइट। आज बुद्धा ने एनलाइटनमेंट मिलने के बाद अगर आज किसी को कोई एनलाइटनमेंट मिलता है, कौन सा उसको दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिलने वाला है? कोई अवार्ड मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। और अवार्ड मिल भी गया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला? आज कितने समझो लता मंगेशकर है, उनके घर में जाओगे तो 2 कमरे पड़े हैं पूरे अवार्ड सेरेमनी, तो क्या फर्क पड़ा? गए कि नहीं? चीजें तो यही रह गई कि नहीं? इज इट राइट हो रहा हूँ? सारी अचीवमेंट यही रह गई कि नहीं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो एक्चुअली एक ड्रामा का एक सारा एक अलग अलग क्या कहते हैं एक एपिसोड है। उस एपिसोड को वहीं खत्म कर दो, उसको वहीं रहने दो, आप उसके साथ पकड़ के मत चलने की कोशिश करो, तो लाइफ को एंजॉय करोगे आप, ठीक है कि नहीं? मैं अभी बॉम्बे से यहाँ पे अपनी गाड़ी में आया, यहाँ से मैं जाऊँगा बस में तो मैं सोचूंगा यार ये क्या जर्नी है मेरी, अपनी खुद की गाड़ी होके मुझे बस में जाना पड़ रहा है। इट्स पार्ट ऑफ माई जर्नी, इज इट राइट?
तो हम दुखी सिर्फ इसी के लिए होते हैं बिकॉज हम चेंज होने को तैयार नहीं है, मूव होने को तैयार नहीं है, और हम कोई एक डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए डेस्परेट भी है और डेस्टिनी पे पहुंच भी नहीं पा रहे, और ये पता नहीं कि भाई डेस्टिनी में पहुंचने के बाद भी होने क्या वाला है। मुझे ये बताओ, जितने भी लोग समझो केदारनाथ तक चढ़े, ऊपर गए, फिर नीचे आए कि नहीं, है कि नहीं? वैष्णो देवी चढ़े, नीचे आए कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पे भी आप पहुंचोगे भी ना, तो पहुंचने के बाद वापस आना तो वहीं शून्य पे पड़ेगा। तो अगर बीच में रुक भी गए या टूट भी गए या वापस आना भी पड़ा कुछ टाइम के लिए, तो उसमें भी दुखी होने की क्या बात है? वापस अपना 100% दो, वापस रीस्टार्ट करो, वापस मतलब अपनी पूरी जान लगा दो, नॉलेज लगा दो, विजडम लगा दो, एंड अटेम्प्ट करो, है ना? आज हमारे भी 750 रिट्रीट्स हुए हैं पंचगनी से लेके महाअवतार बाबा जी के केव्स में। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 750 रिट्रीट हमने ऑर्गेनाइज कंडक्ट किया तो हम एनलाइटन हो गए। मुझे लगता है आज भी हम उसी जगह पे वो काम कर रहे हैं जो आप लोग काम कर रहे हो। मतलब आप भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी कुछ अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, मैं भी कुछ चीजों में स्ट्रगल कर रहा हूँ। इज इट राइट और रॉन्ग? तो लेट द थिंग्स हैपन, डोंट बी सो मच पैनिक फॉर इट। अपना कंपेयर भी मत करो किसी के साथ, और अपना इतना फ्रस्ट्रेशंस भी मत क्रिएट करो कि दुखी भी मत हो कि जिसकी वजह से आपका शरीर टॉर्चर हो और आपके बॉडी के सेल्स जल जाएं और एसिड क्रिएट हो, स्टोन्स क्रिएट हो, फाइब्रॉइड क्रिएट हो, शुगर क्रिएट हो। इज इट राइट? सो जस्ट एंजॉय द मोमेंट वेर एवर यू आर, जिनके साथ हो, जहां पे हो, जिस परिस्थिति में हो। सिर्फ ये देखो कि उस मोमेंट में आपने 100% दिया कि नहीं, बस इतना आपको ख्याल में रखना है। बिकॉज जहां पे आपने 100 नहीं और 90% दिया, तो 10% के लिए गॉड वापस वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने 100% नहीं दिया। समझ में कि नहीं? राइट? आज आप सुबह यहाँ आए, सारे बर्तन धो के आए, 2 बर्तन छोड़ के आए, तो वापस जाके धोएंगे कि नहीं? वो है ना, बोलेंगे अरे यार सब तो कर दिया यार, ये कैसे रह गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो करोगे तो आप ही ना। तो कहने का मतलब है जब भी कहीं से निकलते हो तो वह 100% करके निकल जाओ, तो वापस जाने के बाद आपके लिए कुछ रह ही नहीं करने को। इज इट राइट? राइट? तो मैं भी हमेशा ऐसे ही करता हूँ। मैं 10-15 साल पहले नायरोबी गया, वहां पे मुझे लगा कोई इवेंट ही नहीं हो रहा है ढंग से, तो मैंने वो जो ऑर्गेनाइजर थे, मैंने बोला काम करो ना, मुझे मंदिरों में ले जाओ। बोलता हाँ मंदिर तो यहाँ बहुत है। तो पहले दिन मुझे जलाराम मंदिर ले गए, वहाँ मैंने 260 लोगों को टॉक दिया। दूसरे दिन स्वामीनारायण मंदिर ले गए, मैंने वहाँ टॉक दिया। तीसरे दिन और कई मंदिर ले गए, साईं मंदिर, मैंने वहाँ टॉक दिया। सेम हांगकॉन्ग में भी ऐसा हुआ। और जब मेरे जाने का समय आया इंडिया, तब अचानक सारे लोग क्रिएट हो गए, अरे हमको सीखना है, हमको आपके साथ ये इवेंट करना है। मैंने कहा भाई मैंने तो अपना 100% दे दिया, अब मैं तो जा रहा हूँ। अब आपको जो भी सीखना है, आपको जहाँ पे भी जाओ आप सीखो। ऐसा नहीं कि आप मेरे से ही सीखो, वेट करो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ। आप मेरे लिए वेट भी मत करो। आपको जहाँ हीलिंग सीखनी है, मेडिटेशन सीखनी है, आप जाके सीख लो करके। इज इट राइट? क्योंकि मुझे वहाँ पे उतना टाइम दिया गया, उतने टाइम में मैंने 100% दे दिया। इज इट राइट? तो मुझे ऐसे अफसोस नहीं हुआ यार और कुछ दिन रहता तो शायद ये, ऐसा नहीं है। आपका वो उतना टाइम पीरियड के लिए ही वो आपका एक प्रोटोकॉल था, उससे ज़्यादा आपका कोई रोल किरदार ही नहीं था। उतना ही समय के लिए आपको एक रोल दिया गया था। इज इट ओके? तो इट दैट्स इनफ। इसमें क्या फर्क पड़ जाता है? 100% तो भगवान किसी को भी रोल नहीं दे रहा है। जो पायलट भी रहता है ना, जो फ्लाइट चलाता है ना, उसको भी वो 100% नहीं रोल देता है कि वो एयर होस्टेस नहीं बनता है, वो क्लीनर नहीं बनता है। बनता है वो सिर्फ वो फ्लाइट ही चलाता है, उतना ही ड्यूरेशन उसको दिया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जितना जहाँ रोल लिखा गया है, उस रोल को 100% प्ले करो, तो आपका एक एक लेवल आप आगे चले जाओगे। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग मुझे लगता है। इज इट राइट? सो आई होप आप समझ गए हो कि किस तरह से हमें तोड़ने वाले को, जोड़ने वाले को, दोनों को एक्सेप्ट करना है। इज इट? दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। और हमें कोई ऐसा बड़ा कोई एजेंडा लेके भी नहीं चलना है लाइफ में। जिस मोमेंट में जो चीजें चल रही है, समझ लो ये मेरे प्लान, सोल प्लान में है, एंड लेट मी मेक इट हैपन एंड लेट मी गिव 100% टू दैट हैपनिंग।
है ना, पिक्चरें चलती है नहीं चलती है, लेकिन किरदार अपना 100% देता है। भले वो कितना टॉप लेवल का हो और पिक्चर फ्लॉप गई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वापस नेक्स्ट पिक्चर के लिए एक्टिंग करने के लिए तैयार होता है। वो डिप्रेशन में जाके वो फिल्म लाइन छोड़ नहीं देता है, वो अपनी एक्टिंग छोड़ता नहीं है, वो इज राइट, वो सुसाइड नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी ऐसा ही सोचना पड़ेगा। देयर इज नॉट अ परमानेंट फेलियर एंड देयर इज नॉट अ परमानेंट सक्सेस इन योर लाइफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दैट मोमेंट, इज राइट, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड? आई होप आप समझ गए हो करके, और आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस करो, और जो भी करोगे 100% करो। मतलब अगर आप खाना भी बनाते हो तो सोचो ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और मुझे 100% इसमें अच्छे भाव डालने हैं, जो भी खाना खाए आज उसका उद्धार हो जाए, आज उस खाना को प्रसाद बना दो आप, इज इट राइट। मुझे हस्बैंड को वाइफ को सर्विस देनी है, बच्चों को देनी है, तो मैं 100% दूँ। बस जब आपने 100% दिया तो आप उस रोल से बाहर आ गए, आप उस किरदार से बाहर आ गए, फिर आपको दूसरी बार वो रोल नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने 100% दे दिया। बच्चा 10th पास हो गया, 11th में गया, उसको 10th का पेपर वापस नहीं मिलने वाला है, मिलेगा? वो पास हो गया, फिर भले उसको कोई भी कॉलेज मिले, कहने का मतलब है। अब कोई स्टूडेंट सोचता है मैं 10th में हूँ, मुझे 11th में आर्ट्स में लेना है, और आर्ट्स के लिए मुझे 40-50% इनफ है, तो बस मैं इतनी पढ़ाई करूँ, ऐसा नहीं चलेगा। उसे वो 100% वाला जो साइंस वाला जो ट्राई करता है ना, उतना ही ट्राई करना चाहिए। भले उसको 40-50% से भी एडमिशन आर्ट्स में मिल जाएगा, तो भी करना तो उसको 100% का ट्राई है, क्योंकि वो जो छोड़ देगा ना, वो टाइम वापस नहीं आएगा वो सब्जेक्ट के लिए, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स जो भी रहेगा वो सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो कोई भी है ना, मैं एक ही लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी चीज का ना लिमिटेशंस क्रिएट मत करो कि बस इतना ही है ना, मैं तो इतना ही करूंगा, फिर नहीं, आप अनलिमिटेड करो, भले उसमें इतना ही रोल रहेगा आपका। तो सामने वाले को मजा आएगा कि नहीं, मुझे बताओ, मजा आएगा कि नहीं? कोई ताज होटल का बंदा जो खाना बनाता है, चेफ है, वो कोई अगर आपके घर पे आके खाना बनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा कि नहीं? क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि टॉप लेवल का बंदा और आपके घर में छोटा 4 लोगों को खाना बनाने के लिए आया हो, इज इट राइट और रॉन्ग? और वो बंदा भी अगर इंजॉय करेगा तो वो वही रेसिपी के साथ खाना बनाएगा जो वो ताज में बना रहा है, और जिसके लिए आदमी 10,000 रुपये डिश का पे कर रहा है, तो यू विल एंजॉय और नॉट दैट, इज इट राइट? तो मुझे भी जब कोई बोलता है ना कि सर आपको ये काम करना है, या आपको माइक प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है, आपको ये चीज करनी है, मैं कर लेता हूँ। बोलते यार इसके लिए 4 आदमी मैंने रखे थे, वो कहाँ गए, मुझे क्यों करना पड़ रहा है? आई एम एंजॉइंग दैट थिंग। तो लोग बोलते सर आप क्यों कर रहे हो, आपसे आपको ये नहीं करना चाहिए। मैंने बोला लेट मी एंजॉय, इसी से तो मेरी शुरुआत हुई थी। अगर शुरुआत वाला काम ही मैं छोड़ दूँ तो मैं कोई भी लेवल पे पहुंचूं तो फायदा क्या है? ग्राउंडिंग नहीं छूटनी चाहिए आपकी, बेस नहीं छूटना चाहिए आपका, इज इट राइट और ठीक है कि नहीं? सो आप ये समझ गए कि कोई भी लेवल पे जाओ, 4th लेवल पे भी जाओ, लेकिन फर्स्ट लेवल पे जो भी आपने शुरुआत की थी आपको वो चीज भी करनी पड़ेगी, है ना। मुझे भी पहले दिन जब बताया था 98-99 में कि ये सिंबल ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ये सिंबल ऐसे चक्र में डाला जाता, आज इतने साल के बाद भी मैं वैसे ही प्रैक्टिस करता हूँ जो मैंने स्टार्ट के फर्स्ट डे से की थी। तो आई एम एंजॉयिंग दैट थिंग। मैं बोलूँगा यार बोर होता है यार, अभी भी इतने साल के बाद यही प्रैक्टिस करना, यही चक्र ध्यान करना, तो फिर मैं एक्चुअली कर नहीं पाऊंगा और मुझे इतना उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, इज इट राइट? तो आपको घर का भी कुछ काम करने को मिलता है तो ये सोचो यार ये बात मैं पहली और आखिरी बार कर रही हूँ, ऐसा है। और ये भी मत सोचो आखिरी बार के, ये सोचो कि आगे भी मिलेगा तो भी मैं करूँगी, और अगर ये आखिरी हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम रेडी टू एंड इट, इज इट राइट? मतलब अगर आज का दिन आखिरी का दिन हुआ, कल अगर आप नहीं देखते हो, मर भी जाते हो आज के दिन, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बोलो चलो आज तो मेरे हाथ में, तो मुझे आज तो 100% देने दो जितने घंटे मेरे पास है। न तो ये सोच के आप पैनिक हो गया यार आज मेरा लास्ट डे है, कल तो मैं सुबह देखूंगी नहीं, तो आप इंजॉय करोगे, आउटपुट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, इज इट राइट? राइट। सो मैं इतने रिट्रीट के बाद मुझे बोर नहीं होता यार वापस ये रिट्रीट, वापस वहाँ जाओ, इतने लोग को संभालो, उनके साथ रहो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है। मेरे अंदर फिर से वो उत्साह क्रिएट होता है कि चलो यार वापस एक न्यू कमर के साथ में रहूँगा या कोई रिपीटर्स के साथ रहूँगा,
और वापस मैं कुछ तो एक परफॉर्म करूँगा और मुझे मज़ा आएगा। इज राइट? तो आपकी एनर्जी है ना ब्लड के साथ फ्लो होगी, तो ब्लड के अंदर जब एनर्जी का फ्लो होता है ना तो पैशन वैसा ही बना रहता है। अगर ब्लड फ्लो हो रहा है और एनर्जी उसके साथ फ्लो नहीं हो रही है तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको बीमारियां हो सकती है। इज इट राइट? तो माइंड में अगर जब उत्साह है ना तो एनर्जी भी ब्लड के साथ फ्लो होता है। माइंड में अगर उत्साह नहीं है, दिल में अगर उमंग नहीं है, तो फिर पैशन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? आज आपको कोई रात को बोलेगा बच्चे को खाना बना के खिलाओ, तो आप उत्साह से बनाओगे तो बच्चा एंजॉय करेगा कि नहीं उस खाने को? आप बच्चे को डांटोगे, मारोगे, पीटोगे, रात को मेरे को उठाया तूने खिलाने के लिए, ये वो बेचारा रो रो के कितना खाएगा वो? एवर राइट? तो क्यों मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ? बिकॉज ये एक एनर्जी का साइंस है। उसको बॉडी के जो भी रिदम्स है, हार्ट के रिदम्स है, जो किडनी के रिदम्स है, उसके साथ एनर्जी का एक फ्लो होने दो, तो सारे आपके फंक्शंस नॉर्मल रहेंगे, कोई कभी बीमारी नहीं होगी आपको। इज राइट? कोई आपका मसल्स में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, कोई आपको बोन मैरो डिजीज नहीं होगा, कोई माइग्रेन नहीं होगा, कोई हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे, बिकॉज आप अपनी लाइफ को एक फ्लो होने दे रहे हो। इज इट राइट? तो चक्र में से एनर्जी को फ्लो होने दो, मेरिडियंस में से फ्लो होने दो, वेन्स में से फ्लो होने दो, न्यूरॉन्स में से फ्लो होने दो, बस उस एनर्जी को फ्लो होने दो, फिर देखो लाइफ को कितना एंजॉय करोगे आप। ऐसा नहीं कहते है ना? तो गंगा माँ भी ऐसे नहीं बोलती यार ये 4 काले लोग आके डुबकी मार रहे हैं, अमिताभ बच्चन आता तो कितना अच्छा होता, कल आया था हेमा मालिनी कितना अच्छा। ऐसे थोड़ी गंगा माँ बोलने वाली है। जो भी डुबकी मारेंगे उनको तो उसको नलाना ही है अनकंडीशनली। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम भी ये सोचेंगे मेरे जिस मूवमेंट में मुझे जो भी काम आएगा मैं उसको 100% उसको फ्लो होने दूंगी, तो फिर बहुत इंजॉय करोगे। देयर शुड बी नो रेजिस्टेंस, देयर शुड बी नो रिजेक्शन, एंड देन देयर इज अ फ्लो। ठीक है? सो आई थिंक आप लोग समझ गए हो ये प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। उसको अनकंडीशनली करो, उसको कोई एक क्या कहते हैं एंकरिंग करके मत करो कि बस मुझे रिजल्ट मिल गया ना तब तक मुझे प्रैक्टिस करनी है, या अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं 3 महीना ट्राई करती हूँ मैं छोड़ दूंगी। ऐसा कभी भी माइंड में ना कोई चीज़ को फिक्स करके मत रखना, है ना? तो यू विल रियली एंजॉय दैट मूवमेंट। ओके? सो एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो टाइम। एक जैसे ऐसे अभी अब रोज सोचती हूँ, अभी क्या होता है हमारा जॉइंट फैमिली, हाँ मैं और मेरी को सिस्टर, हाँ, वो वहाँ है, हाँ, तो अभी मेरा घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे। यस यस। तो कब से सोचते मेरे को मेरा हेल्थ के लिए आई हैव टू टेक आउट 1 hour, हाँ, गो आउट और डू समथिंग फॉर माय सेल्फ, वो हो ही नहीं पा रहा है। नहीं वो होता इसलिए नहीं है, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जा रहा है और मैं उसको कहाँ रिड्यूस कर सकती हूँ। हाँ। समझ में कि नहीं? कि किसी के साथ चैट करते हुए, किसी के साथ बात करते हुए, कोई टीवी सीरियल में, या शायद खाने का मेरा बनाने का स्पीड कम है, जो भी चीज़ें हैं उसका वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द टाइम निकालो और फिर उस एक्स्ट्रा टाइम को फिर इसमें डालो। समझ में कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड टू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मैं देखता हूँ कल मुझे सुबह लगा कि आज का दिन मेरे पास टाइम है, मैंने तुरंत मैसेज किया मैं पुणे आ रहा हूँ आउट ऑफ द वे। मगर कोई प्लान नहीं था, बिकॉज आज मेरी टीम जा रही थी गोवा, तो मैंने उनको बोला यार तुम गोवा जा रहे हो तो मेरे को तुम पुणे तक ड्रॉप करो हाईवे तक और मैं अंदर चले जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को ड्रॉप किया, मैं अंदर आया, अब मैं बस से चले जाऊँगा। कल से मेरे 2 दिन बॉम्बे में इवेंट है, फिर शिरडी है, फिर यूएस जाऊँगा। तो आपको ये देखना है मेरा कहाँ टाइम का एक स्पेस अवेलेबल है, उस 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, उस 2 मिनट में भी मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी है, कुछ मेडिटेशन करना है और मुझे अपनी जर्नी करनी है। कोई बड़ा टाइम का वेट मत करो। समझ में कि नहीं? मैं ऐसे नहीं सोचूंगा 2-3 दिन टाइम मिलेगा ना एक्स्ट्रा तब मैं पुणे जाके कुछ इवेंट करूंगा, नहीं। मेरे को आज 4-8 घंटे भी मिले तो मैं वो टाइम पे मैं आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो उतना छोटा छोटा टाइम को ऑक्यूपाई करना सीखो आप, डोंट वेट फॉर अ बिग वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जहाँ आपको लगता है यार ये रोज मुझे लगता है ये इतना टाइम मेरा इसमें वेस्ट जा रहा है, कट कर दो उस चीज़ को, कॉर्ड कट करो। मेरे को अभी इसके साथ ज़्यादा चैट नहीं करना है, इसके साथ ज़्यादा मुझे मतलब सीरियल नहीं देखनी है, मुझे इस चीज़ को अपनी लाइफ से
डिस्ट्रैक्ट ही कर देना है बस। टीवी तो छूट ही गया। नहीं, कुछ भी चीजें जो भी 24 घंटे में आप देखो कहाँ कहाँ पे मेरा एक समय है, ठीक से प्लान करो उसमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है करके। और सर कभी कभी ना ऐसे कंसंट्रेशन जैसे भगवान शिव पे होती है, शिव जी पे होती है, या फिर कभी गणपति पे होती है। हाँ, तो फिर कभी कभी ऐसे तो नहीं ना कि ये गॉड को ज्यादा प्रे किया तो वो नाराज हो नहीं जाएंगे ऐसा नहीं या है। ऐसा- देखो मैं एक सिंपल साइंस समझाता हूँ। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, हर नाड़ी को खोलने के लिए अलग अलग वर्शिप जरूरी है ना। जैसे बॉडी में अलग अलग मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स की जरूरत है। कभी आपने ककड़ी खा लिया तो टमाटर को बुरा नहीं लगे, यार कल तो मुझे अच्छे से खाया, आज तो ककड़ी खा रहे हैं, आज तो गाजर खा रहे हैं। वो माइंड में ना एक क्वेश्चन यही मैं कहता हूँ कि माइंड से ही हम अपने आप को डिजीज फॉर्म में रखे हैं। हम माइंड से ही बीमार हैं, माइंड से ही दुखी हैं। अदरवाइज किसी भगवान को आपसे लेना देना नहीं है, दुनिया को एक्चुअली आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस आप अपनी भक्ति में या अपनी 100% लाइफ स्पैन में इंजॉय करो, बस दैट्स इनफ। कोई कह भी रहे हैं यार खाली बैठे कुछ कर नहीं रहे हो और इतना मुस्कुरा रहे हो, इतना खुश रह रहे हो, तो आप बोलो भाई मुझे ये ऐसा बैठने में भी मजा आता है। समझने की नहीं, बोले क्या इतना बैठ के क्या मेडिटेशन करो, इतने टाइम में तो तुम कितना कुछ कर सकते थे। लेकिन ये बैटरी चार्ज करने का है। अभी ये मैंने मोबाइल चार्जिंग में रखा, ये टाइम उसका पॉज का है। अब जब मैं ट्रैवल करूंगा तब तो मैं चार्ज में नहीं लगा सकता ना। समझने की नहीं, तो ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि कब कब मुझे अपने आप को चार्जिंग में डालना है। और जब आप डिस्चार्ज के लिए तैयार हो तब फिर आप चार्जिंग में नहीं रख सकते। ऐसे मैं कह रहा हूँ करके, है ना। और सर कभी हम म्यूजिक कुछ ऐसे मंत्र या फिर कुछ ऐसे सुन के हाँ। भी फील कि वो एनर्जी आ रहा है, अच्छा Right. लग रहा है और फिर हीलिंग भी होता है। Right. तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट। मैं यही कह रहा हूँ, वो फ्लो भी तो हो रहा है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, आप खाना भी बनाते हो तो उसके बाद सिंबल को फ्लो होने दो। और अगर आप कोई भी चीज मन से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो वो भी तो एक मेडिटेशन ही है ना। मैं बॉम्बे से हैदराबाद, तिरुपति, कच्छ तक ड्राइव करके जाता हूँ 10-12 घंटे, तो मैं उसको भी इंजॉय कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा मेडिटेशन है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ यार 8 घंटे 10 घंटे ड्राइवर रहता तो इतना घंटे मैं मेडिटेट करता, तो ये भी तो मेरा मेडिटेशन ही तो हुआ। ऐसा कह रहा हूँ। सो ऐसा मत सोचो कि उस जगह पे होगा या उस कंडीशन में होगा, ऐसे कभी माइंड में कभी मत लाना ये चीज। यही सोचो मुझे इसी कंडीशन में, इसी एजेंडा में मुझे ये चीजें करनी है, फुलफिल करनी है, मैं ये कहने की कोशिश करूँगा। लोग बोलते ना कि रिटायरमेंट के बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगा, है ना। जब मेरे पास 10 लाख होंगे ना तब मैं 50,000 की एक बाइक खरीदूंगा। मतलब 10 लाख के लिए वेट कर रहे हो, अगर आपके पास 1 लाख है और 50,000 की बाइक है तो ले लो ना। उसके लिए 10 लाख के लिए क्यों बनने का वेट कर रहे हो? कहने का मतलब ये ऐसा है। मतलब लोग एक बड़ा चैलेंज खुद के सामने डालते हैं एक छोटा एंजॉयमेंट करने के लिए, कि मुझे 2-3 घंटे मिलेंगे ना तब मैं मेडिटेशन या हीलिंग करूँगी। अरे आपको 2 मिनट भी मिले तो उसमें भी कर लो ना। मैं ये कहने की कोशिश करूँ। चक्र हीलिंग वगैरह हीलिंग के बाद नहीं होता है शायद? नहीं होता है, हाँ कर सकते। देखो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो सोल से लेना देना है, उसको ये टाइम जोन से कोई लेना देना ही नहीं होता है, देखा जाएगा। अब यहाँ पे शाम है तो अमेरिका में दिन है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई देवी देवता सो जाते हैं। ये प्रैक्टिस तो हमारे अंदर के देवता को जगाने के लिए। तो बाहर से सूर्यास्त भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है? साइकिक नहीं होता है? साइकिक कम करो, मैं तो कभी कभी कर भी लेता हूँ, बिकॉज कभी मुझे इमरजेंसी होती है तो कर भी लेता हूँ। लेकिन जब सनसेट होने के बाद ना थोड़ी एक अल्ट्रावायलेट मतलब रेस कम हो जाती है, एनर्जी डल हो जाती है, बोलते हैं ना तभी शैतान जागते हैं। लेकिन अगर आपने उस शैतान को भी पॉजिटिव मान लिया तो फिर तो शाम को भी कर सकते हो। ऐसा मैं कह रहा हूँ ना। लोग कहते हैं एकादशी को उपवास करना, लेकिन अगर आप अमावस के दिन भी उपवास करते हो तो फिर क्या बुरा है? ऐसा मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग 9 दिन नवरात्रि में ही पूजा करते हैं। अगर आप गणपति में भी देवी की पूजा करोगे तो देवी थोड़ी नाराज होगी, यार गणपति के टाइम तुम मुझे कहाँ मान रहे हो? ऐसा है। तो कोई चीज को ना ऐसा फिक्सेशन मत करो, ऐसा मैं कह रहा हूँ।
ठीक है, चलो एनी हाउ फिर मिलते हैं जल्दी, जब भी होगा प्रोग्राम ट्राई करना आने के लिए, राइट। अभी तो हम शिरडी में हैं 13 to 17, अगर आप में से किसी को इच्छा हो तो आप आ जाना 5 days हमारे साथ। उसके बाद तो 1 महीना अमेरिका फिर ऋषिकेश है हमारा 18 नवंबर से 22। तो अभी ये साल के 2 रिट्रीट्स बाकी हैं, तो कोई भी रिट्रीट में अगर आपको लगता है बिफोर 31 दिसंबर, इफ़ यू कैन अटेंड, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इवेंट तो होंगे, लेकिन एक बड़ा जो एक पॉज दे के जो एक कहते हैं ना बाहर निकल के पूरा इसमें डूब जाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, बट इवन अंदर से भी तैयारी होनी चाहिए आपकी, ऐसे मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट रिपीट बेसिक से ही शुरू करना चाहिए। इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज क्या है ना, अभी एक जन आए थे ऋषिकेश में, उनको हमने एडवांस में डाला तो वो हैंडल नहीं कर पाए खुद को, ऐसा है। बच्चा कितना भी 5 साल का आपका टेको फ्रेंडली है, आप उसको 10th में नहीं डाल सकते, है कि नहीं। आप बोलोगे यार ये तो मेरे से अच्छा मोबाइल ऑपरेट करता है, कंप्यूटर करता है, तो भी 10th में थोड़ी डालोगे। 5 साल का है तो उसको फर्स्ट क्लास में ही डालोगे ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही डालोगे। हीलिंग करता मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरी जो फैमिली है, हाँ। हीलिंग करनी होती है तो मैं मोबाइल में उनका फोटो ओपन कर लेता हूँ, वैसे मतलब फीलिंग डालता हूँ कि सिंबल्स जा रहे हैं उसमें, तो वो सही है कि मैंने यही कहा कि उस टाइम पे इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है। आपके भाव क्या है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस है, जो वेव्स तरंगे निकल रही है, वो इंटेंशन से जुड़ी रहती है। तो मैं हीलिंग करते वक्त ये सोचूंगा कि भाई ये मूवमेंट में मेरी फैमिली को जानी चाहिए हीलिंग, और वो पॉजिटिव हो गए हैं, या इस वक्त नरेंद्र मोदी पॉजिटिव हो गए और वो देश बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और जो जो काम रुका हुआ है देश में अभी वो अच्छे से उसको हैंडल कर पा रहे हैं और उसको एक मूवमेंट दे रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन उनको भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो कौन लगता है मेरा, या मैं तो उनको पहचानता भी नहीं हूँ, वो मेरे बायोलॉजिकल कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप उस वक्त क्या यूनिवर्स में वाइब्रेशन छोड़ोगे ये आप पे डिपेंड करता है, और वो जितना अनकंडीशनली होगा वो बेटर है, ऐसा नहीं करना। दूसरा मैं ज़्यादातर मतलब इवनिंग में हीलिंग करता हूँ। क्या होता है मॉर्निंग में करो तो पता नहीं, हीलिंग करने के बाद मैं थक जाता हूँ, हाँ। तो मेरे को लगता है कि नींद आ रही है, हाँ। तो मॉर्निंग में ऑफिस जाना रहता है तो मैं जनरली हाँ। सोने से पहले करता हूँ, तो वो भी नहीं, मैं यही कहता हूँ हर एक की अपनी लाइफ साइकिल है, टाइम साइकिल है। आपको जिस मोमेंट में लगता है इस टाइम पे मुझे अच्छा हो रहा है तो करो, फिर वो कोई रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट मत करो कि नहीं नहीं ये टाइम पे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि हर एक की एक बायोरिदमिक साइकिल है, सोल बायोरिदमिक साइकिल है। तो कुछ लोगों की स्पिरिचुअल साइकिल इवनिंग में स्टार्ट होती है, कुछ लोग की मॉर्निंग साइकिल होती है, कुछ लोग आफ्टरनून में कंफर्टेबल होते हैं, ऐसा है। ऐसे तो मतलब जब मैं हीलिंग करता हूँ फैमिली मेंबर्स की, तो मेरे को इस लगता है मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, बिकॉज देखो क्या है ना, एक सिंपल है कि उनकी मेमोरी जो आपके अंदर है तो वो भी तो हील हो रही है, तो वो पॉज में जाती है, तो वो हमें थका देती है, एक रेस्ट डिमांड करती है ना। जैसे बुखार होता है, फीवर होता है, तो कहते हैं भाई खाने की इच्छा नहीं हो रही, मुझे लग रहा है मैं आराम करूँ, आज कुछ ना करूँ, ऐसा है करके, राइट। तो वो एक रिकवरी हो रही है। तो जितनी मेमोरीज ज़्यादा रहेगी आपकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर उनकी, और जब आप हीलिंग करोगे उनको तो वो सेल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, तो थोड़ा टाइम पे ड्रेन लगेगा, वीक लगेगा, लेकिन वो ठीक है, होने दो उसको, डजंट मैटर। इसलिए हम ये क्रिस्टल्स का सहारा ज़्यादा रहते हैं, शिवलिंग है या क्रिस्टल पेंडेंट है, ये है, ताकि उस टाइम पे हम ड्रेन ना हो जाए, वीक ना हो जाए, है ना। बिकॉज हमारे अंदर से तो वो चीज़ निकल जाएगी, लेकिन फिर बॉडी तो वीक हो जाएगी, ऐसा। मैं 10:30-11 बजे हीलिंग करके सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे। हाँ, राइट राइट, समझ गया हूँ। क्रिस्टल्स को कभी सॉल्ट वाटर में नहीं डाला तो चलता है? चलता है ना। हाँ। अभी तो ऑरा स्प्रे भी आ गया, तो अच्छा है कि भाई कभी ऐसे लगा तो स्प्रे मार दो, ऐसा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर जल्दी। ऐसे अगर बैठे रहे तो यस।